हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए बच्चों, हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में आपने इस्लाम का जन्म कैसे हुआ, मोहम्मद साहब के बारे में जाना था। इस वीडियो में आप अरब में जो समुदाय थे या जो कबीले थे उनकी आपसी राजनीति कैसी थी और खलीफाओं का शासन विस्तार, इनके विषय में हम पढ़ेंगे। बच्चों, अरबी लोग कबीलों में बटे हुए थे और प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा होता था। शेख उस कबीले का नेता होता था और हर कबीले के अपने देवी देवता होते थे। जैसा कि मैंने बताया था कि ये लोग बहुदेववादी थे और जिनके बुतों को सनम कहा गया था के रूप में मस्जिदों में पूजा की जाती थी। मैंने काबा के विषय में आपको बताया था कि वहाँ पर बुत रख के पूजा की जाती थी या इबादत की जाती थी। इनमें से अधिकतर कबीले खाना बदोश होते थे। खाना बदोश जो हमेशा घूमते रहते हैं, घूम घूम के अपना जीवन बिताते हैं और ये अपने खाद्य पदार्थों की खोज में और अपने ऊँटों के चारे की तलाश में रेगिस्तान के सूखे क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्रों की ओर जाते थे। इन हरे भरे क्षेत्रों को नखलिस्तान कहा गया था। कुछ जाके शहरों में बस गए थे और शहरों में इन्होंने व्यापार और कृषि कार्य शुरू कर दिया था। पैगंबर मोहम्मद जिस कबीले से जुड़े थे उस कबीले का नाम कुरैश था और ये मक्का में रहता था और उसका वहाँ के मुख्य धर्म स्थल पर पूरा नियंत्रण था। एक तरीके से ये मक्का का मुख्य कबीला भी था। अरबों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल काबा था, जैसा कि मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था। और इस स्थान का महत्व इतना था कि जो मक्का से बाहर के भी कबीले थे वो भी इस स्थान को पवित्र मानते थे और साल में एक बार यहाँ पर हज करने ज़रूर आया करते थे। बच्चों, मक्का यमन और सीरिया के बीच में एक व्यापारी मार्ग पर एक चौराहे के जगह स्थित था, इसलिए इस शहर का महत्व काफ़ी बढ़ गया था, व्यापार की दृष्टि से भी और धर्म की दृष्टि से भी। काबा को एक पवित्र जगह माना जाता था जहाँ पर हिंसा बिल्कुल ही वर्जित थी और जितने भी दर्शनार्थी आते थे उनको सुरक्षा प्रदान की जाती थी। जो तीर्थ यात्रा करने या व्यापार में जो खाना बदोश आते थे वो और वहाँ के जो कबीले थे वो एक दूसरे के साथ परस्पर सद्भाव का रखते थे और आपस में अपने रीति रिवाजों को बांटकर नए समुदाय की रचना किया करते थे। अगला हमारा टॉपिक है खलीफाओं का शासन विस्तार। 8 जून 632 ईस्वी को 62 वर्ष की उम्र में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो कबीला था उसका सदस्य जो है उत्तराधिकारी के रूप में सामने नहीं आया था। तो जब किसी भी राज्य या किसी भी देश में या किसी भी शासन व्यवस्था में कोई उत्तराधिकारी ना हो तो अव्यवस्था फैल जाती है। ऐसा ही अरब में भी हुआ और उत्तराधिकारी के अभाव में राजनीतिक सत्ता उम्मा को सौंप दी गई। उम्मा वहाँ आस्तिकों को कहा था पैगंबर मोहम्मद साहब ने। उम्मा के राजनीतिक सत्ता में आने के बाद एक नया परिवर्तन हुआ। खिलाफत नामक संस्था का गठन किया गया और इसमें समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधि यानी खलीफा घोषित किया गया था। इस खिलाफत नामक संस्था के 2 उद्देश्य थे। पहला था कि कबीलों पर नियंत्रण कायम रखना और दूसरा था राज्य के लिए संसाधन एकत्रित करना। बच्चों, 4 महत्वपूर्ण खलीफा हुए थे। नंबर 1 अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान और चौथा अली। इन चारों ही खलीफाओं ने पैगंबर के साथ अपने गहरे संबंधों के आधार पर अपनी शक्तियों का औचित्य स्थापित किया था। इन खलीफाओं ने पैगंबर मोहम्मद के मार्गों का अनुकरण करते हुए उनके कार्यों को आगे बढ़ाया और जारी रखा था। आइए अब हम खलीफाओं की प्रशासनिक व्यवस्था को समझते हैं। खलीफाओं ने सभी प्रांतों में नए प्रशासनिक ढांचा को लागू किया। प्रांतों के अध्यक्ष, अमीर और
तथा कबीलों के मुखिया अशरफ हुआ करते थे। अमीर वहाँ पर गवर्नर को कहा जाता था और इनका पूरे प्रांतों पर एक प्रभुत्व बना रहता था। केंद्रीय राजकोष, जिसे बैतुल माल कहा गया, अपना राजस्व मुसलमानों द्वारा अदा किए जाने वाले करों और लूट से प्राप्त, या जो वे लोग धावे किया करते थे, हमले किया करते थे, उनसे प्राप्त माल में अपने हिस्से से प्राप्त करते थे। शासक वर्ग और सैनिकों को लूट में हिस्सा मिलता था और मासिक अदायगियाँ, जिसे अता कहा गया, प्राप्त होती थी। गैर मुस्लिमों द्वारा राज्य को खराज तथा जजिया नामक कर का भुगतान करना होता था। यहूदी तथा ईसाइयों को, जिन्हें धिम्मिस कहा गया, को अपने सामुदायिक कार्यों को करने के लिए पूरी मात्रा में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, यानी उनसे कोई भी कर नहीं लिया जाता था। अगला हमारा टॉपिक है गृह युद्ध। बच्चों, राजनीतिक विस्तार और एकीकरण का कार्य अरब कबीले बहुत आसानी से नहीं कर पाए थे, उन्हें काफ़ी कठिनाई हुई थी। राज क्षेत्र के विस्तार के लिए संसाधनों और पदों के वितरण में हुए झगड़े उम्मा की एकता के लिए खतरा बनते जा रहे थे। प्रारंभिक इस्लामी राज्य के शासन में मक्का के कुरैश लोग, जो पैगंबर मोहम्मद का ही कबीला था, इनका ही बोलबाला था और इन्होंने राज्य का मक्काई स्वरूप और अधिक विस्तार कर लिया था। धीरे धीरे इन कबीलों का अन्य कबीलों के साथ झगड़ा शुरू हो गया और खिलाफत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस तरह के राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में गृह युद्ध अरब कबीलों में छिड़ चुका था और एक नए वंश, जिसका नाम उम्मयद वंश, ने वहाँ पर अपना शासन शुरू किया। उम्मयद वंश और राजतंत्र का केंद्रीकरण। उम्मयद वंश की स्थापना 661 ईस्वी में मुआविया द्वारा की गई थी। उम्मयदों ने उम्मा के भीतर अपना नेतृत्व सुदृढ़ कर लिया था, यानी अपनी जो पहुंच है वो काफ़ी बढ़ा ली थी और विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया था। इन विजयों के पश्चात मदीना में खिलाफत का स्थान सत्तावादी राजतंत्र ने ले लिया। बच्चों, उम्मयद खलीफा मुआविया ने बिजेंटाइन साम्राज्य की राज दरबारी रस्मों और प्रशासनिक संस्थाओं को अपना लिया था। उसने वंशानुगत उत्तराधिकार की परंपरा को भी बनाए रखा और अपने पुत्र यजीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके बाद आने वाले खलीफाओं ने इन नवीन परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया। परिणामस्वरूप उम्मयद 90 वर्ष तथा अब्बासी 2 शताब्दियों तक सत्ता में बने रहे। उम्मयद वंश की प्रशासनिक व्यवस्था। बच्चों, उम्मयद राज अब एक साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था। उसने सत्तावादी राजतंत्र की स्थापना कर ली थी। वहाँ का जो शासन प्रशासन था वो सीरियाई सैनिकों के आधार पर संचालित हो रहा था, क्योंकि सीरियाई सैनिक जो है काफ़ी वफादार हुआ करते थे। इनके प्रशासन में गैर मुस्लिम लोगों का भी महत्व था, जैसे जरथुस्त्र उनके लिपिक थे। इसके अलावा भी कुछ ईसाई सलाहकार थे जो मुख्य पदों पर नियुक्त थे। उम्मयद हमेशा वैध शासन को महत्व दिया करते थे, इसलिए उन्होंने साम्राज्य में एकता स्थापित करने के लिए जो आंतरिक विद्रोह थे उनको दबाने के लिए इस्लाम का सहारा लिया, यानी इस्लाम का वो हवाला लोगों को देते रहे। उन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी थी। अब्द अल मलिक और उनके उत्तराधिकारियों ने अरब और इस्लाम दोनों की पहचान पर बल दिया था। अब्द अल मलिक ने इस्लामी सिक्कों को जारी किया। खिलाफत में जो सोने के दिनार और चांदी के दिरहम चल रहे थे वे रोमन और ईरानी सिक्कों की नकल थे, जिन पर सलीब और अग्निवेदी के चिन्ह बने होते थे और यूनानी और ईरान की भाषा में लेख लिखे होते थे। अभी मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी। उस चित्र में आप देखेंगे कि किस तरह से अब्द अल मलिक ने इन सिक्कों के लेखन में परिवर्तन किया। अब मलिक ने जो सिक्के चलाए वो अरबी भाषा में लिखे हुए थे और एक तरीके से उन्होंने इस्लाम की मजबूती पर बल दिया। बच्चों,
आपकी बुक में ही दिया हुआ है सिक्कों में अब्द अल मलिक द्वारा जो भी सुधार किए गए थे। आप इन सिक्कों को देख रहे हैं कि जो नंबर 1 बना हुआ है सबसे ऊपर, ये बाइजेंटाइन का सोने का बना सिक्का है। दूसरा आपका अब्द अल मलिक द्वारा अपने नाम और रूप के साथ ढाले गया सोने का दिनार था। और तीसरा बदला हुआ दिनार जिस पर केवल लिखावट मिलती है और इस पर कलीमा गढ़ी हुई है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब्द अल मलिक ने सिक्कों में सुधार किया और अरबी भाषा को एक मजबूत पहचान दिलाई थी। बच्चों, इस तरह से अब्द अल मलिक के मौद्रिक सुधार राज्य वित्त के पुनर्गठन से जुड़े हुए थे। इन्होंने यरूशलेम में एक डोम ऑफ रॉक का निर्माण किया था। इसने भी इस्लामी पहचान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बच्चों, ये चित्र है डोम ऑफ रॉक का। ये पथरीले टीले के ऊपर बनाया गया है और ऐसा माना जाता है कि यह इस्लामी वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। जेरूसलम नगर की मुस्लिम संस्कृति के प्रतीक रूप में इस स्मारक का निर्माण किया गया था। पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की ओर की रात्रि, जिसे मिराज कहा गया, से यह स्मारक जुड़ा हुआ है। बच्चों, इस तरह आपने उमैयद राजवंश के विषय में जाना और आज यहीं तक मैं आपको बताऊंगी। अगली क्लास में मैं आपको अब्बासी क्रांति के विषय में बताऊंगी। आप इस वीडियो के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को ध्यान से देखिए और इन चीज़ों को समझिए। जहाँ पर कोई दिक्कत आती है आप मुझसे तुरंत प्रश्न करिए अपना। धन्यवाद।